गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के एक्सरसाइजेज, इससे पहले के एक्सरसाइजेज आइडेंटिटी से रिलेटेड और बाकी सभी एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको आप देख सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे। यह एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार हर एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जब भी क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे आप, आपके सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा एक्सरसाइज आपसे खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले चाहेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी चैप्टर के कुछ टर्म्स पे चर्चा कर लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करे, और ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में कौन सा वर्ड, कौन सा टर्म यूज किया गया है और उसका हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रयोग करना है। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे उन्नति कोण, उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण के नाम से भी जानते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे अवनति कोण या अवनमन कोण के नाम से भी जानते हैं। लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, यानी दृष्टि रेखा क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा क्या है। ये सभी टर्म हमें जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, ताकि हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि छत पे कोई अगर एक बिल्डिंग है जिसके छत पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, और हम नीचे खड़े हैं, हम यहाँ पे नीचे खड़े हैं, नीचे यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मान लीजिए ए पॉइंट पर हमारा आंख है, जहां से हम उसको देख रहे हैं, तो ए से ओ तक की जो दूरी हुई, यही हुई दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी यह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। बट यह लाइन किससे बन रहा है, तो जो क्षैतिज रेखा है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहीं पे यह एंगल बन रहा है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, यही हुआ उन्नति कोण, उन्नतांश कोण या उन्नयन कोण, यूं कहें एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे थे, कोई वस्तु ऊपर है और नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु को देखते हैं, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या उन्नति कोण, उन्नतांश कोण या उन्नयन कोण भी कहते हैं। अब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे यदि हम छत पे, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, छत पर हैं, बिल्डिंग के ऊपरी भाग पे हम हैं, और नीचे कोई गाड़ी आ रही है या कोई वस्तु है या कोई जानवर है जिसको हम देख रहे हैं, धरती पे नीचे देख रहे हैं, सड़क पे चलते हुए या फिर कहीं भी, हम ऊपर बिल्डिंग से हम नीचे इसको यहाँ से देख रहे हैं, यानी हमारा आंख यहाँ पर है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ से ऑब्जर्वर है यानी प्रेक्षक यहाँ पर है, यहाँ से इस वस्तु को वो देख रहा है। मान लीजिए कि ओ पॉइंट यहाँ है, ए पर यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, प्रेक्षक और वस्तु के बीच में जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसे ही लाइन ऑफ साइट कहेंगे, यानी दृष्टि रेखा कहेंगे। लाइन ऑफ साइट कहेंगे यानी दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा। और यहाँ पे ए बिंदु से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए एपी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा, वही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी अवनति कोण या अवनमन कोण। अब देखते हैं, पार्टिकुलर ऐसा कंडीशन बना दिया जाए, ऐसा स्थिति ला दिया जाए कि लाइन ऑफ साइट यहाँ पे भी कोई खड़ा है, कोई पर्सन है, यहाँ भी कोई पर्सन है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे कोई ए पर्सन है जो बी को देख रहा है, और यहाँ जो बी पर्सन है वो ए को देख रहा है। उस स्थिति में ए बी लाइन जो है लाइन ऑफ साइट है, यानी दृष्टि रेखा है।
उस स्थिति में यहाँ बी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मान लीजिए बीसी है, और ए का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मान लीजिए कि एडी है। उस स्थिति में यहाँ पे ध्यान से देखने से पता चलता है कि चूंकि हमने अभी सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को देखते हैं तो बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। अब ध्यान से देखिए बीसी और एडी आपस में पैरेलल है, बीसी और एडी आपस में पैरेलल है, और इस खास स्थिति में यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस में हम नियम जानते हैं, यदि L और M दो पैरेलल लाइंस है और N लाइन इसको काटता है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस स्थिति में यहाँ जो कंडीशन बन रहा है उसके अनुसार यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्टरनेट एंगल के रूप में काम कर रहे हैं, सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बराबर होंगे। इसी तरह से इन सभी टर्मों का हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी भी नाम से दिया रहे, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो हम ऐसे इसको समझेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिया हुआ है या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देख के चल रहे हैं, और हमेशा मान कर चलना है कि ये सभी एक ही प्लेन में है, ये सभी एक ही प्लेन में है। जब इसको मानते हैं तो ये सभी एक ही प्लेन में है, जब इसको मानते हैं तो जब ये सभी एक ही प्लेन में है, ये सभी पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, तब जाकर हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ऊपर कोई वस्तु है, यहाँ से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, ओ ए एक पॉइंट है, इससे इस वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट यह हुआ और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, यह हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, यह क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, यह हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तब यहाँ से इस वस्तु की अगर ऊंचाई ज्ञात करना पड़े, यह जो ऑब्जेक्ट है ए कितनी ऊंचाई पर है, जहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मान लीजिए एक समतल लाइन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है या प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर कोई वस्तु है ए और ऑब्जर्वर ओ इस वस्तु ए वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर दिया है, वस्तु की ऊंचाई जो बिल्डिंग पर है या बिल्डिंग की ऊंचाई अगर दी हुई है, तो हमें अगर पता करना रहे या बिल्डिंग से या ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए ए बी एक बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे दिया हुआ कि √3 मीटर यानी 1.73, तो √3 मीटर ऊंचाई पर यह कोई वस्तु है, कोई जगह है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जिसका कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो बताइए कि बी से ओ के बीच की दूरी क्या है, यानी कि इस वस्तु से या बिल्डिंग से या फिर कोई भी ऊंचाई वाले स्थान से इसकी दूरी क्या है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पहले वाले क्लास में हमने बताया है, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे उसमें भी बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। 6 रेशियो हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे थीटा के लिए, एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर का काम करता है और यहाँ पे बेस का काम करता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किससे रिलेटेड होता है? या तो कॉट थीटा से या टैन थीटा से। तो यहाँ पे हम टैन थीटा का प्रयोग करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। टैन थीटा होता है P बाई बी यानी AB बाई BO, AB बाई BO। यहाँ पे टैन थीटा है, टैन 60 डिग्री, AB है √3 और ये हमें निकालना है, इसको x मान लिए। अब टैन 30 का वैल्यू होता है टैन 60 का वैल्यू होता है √3। अब यहाँ पे दिया हुआ है √3 बाई x का वैल्यू हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √3 यानी 1, यानी कि यह 1 मीटर आ गया। यानी कि इस जो यह बिल्डिंग हो या फिर कोई ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, उससे यह ऑब्जर्वर प्रेक्षक कितनी दूरी पे है? 1 मीटर पर है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करके जो भी टर्म दिया गया रहेगा उसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, इफ a tower 30 meter high casts a shadow 10√3 meter long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन,
मतलब उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उन्नतांश कोण, 5 वर्ड में से सभी वर्ड को ध्यान में रखें हमेशा। कोई भी वर्ड रहे समझेंगे वही, बिहार वर्ड वाले हिंदी में और सीबीएसई वाले इंग्लिश में। एलिवेशन रहे या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहे, समझना वही है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है। अब यहाँ देखते हैं टावर जो है 30 मीटर हाई है। एक टावर, मान लिया कि यह एक टावर है जो कि 30 मीटर हाई है, 30 मीटर हाई है। अब इसका परछाई शैडो जो बनता है 10√3 मीटर, यह शैडो बनता है। सन इधर है तो शैडो इसका इधर बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी थीटा। ध्यान से देखिए, अगर ए बी एक टावर है, बीसी इसका शैडो बन रहा है, तो ए बी टावर है, बीसी शैडो बन रहा है, तो इसमें हमें थीटा ज्ञात करना है। तो थीटा ज्ञात करना है तो यहां देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ 30 मीटर और बी सी है 10√3 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में यदि आप फिगर ड्रॉ कर लिए तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tan थीटा यहाँ देखिए फिगर के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी टावर है, बीसी इसका शैडो है, तो हमें निकालना है थीटा क्या है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है। तो क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा ए बी बाई बी सी पी बाई बी, तो tan थीटा 30/10√3, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा। तो यानी tan के टेबल में, जब हम टेबल बताए थे आपको पिछले क्लासेस में बताए हैं कि टेबल ड्रॉ करके बताए थे आपको शॉर्टकट तरीका कैसे हम मान याद करते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू √3 कितने डिग्री पर था, कमेंट कीजिए, 60 डिग्री पे। यानी कि tan थीटा √3 कब होता है, जब tan थीटा 60 डिग्री होता है। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना हो गया आपको, 60 डिग्री आंसर। ओके, आप लोग स्टेटमेंट पे पूरी तरह ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट लिखना है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने को ये सब समझा रहे हैं, इस तरीका से समझा रहे हैं, लेकिन जब तक स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा तब तक मार्क्स पूरी तरह नहीं मिल पाएंगे आपको। जैसे स्टेटमेंट लिखकर बताते हैं, स्टेटमेंट लिखने के लिए ए बी एक टावर है, तो लेट ए बी द टावर whose height is 30 meter and the shadow is BC whose length is 10√3 meter. Then in right angle triangle ABC we have to get theta is equal to what, theta is equal to what। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जैसे हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया। A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। यहाँ पे देख रहे हैं एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबी है, जो कि एक वर्टिकल वॉल से मिलती है। जैसे एक वर्टिकल दीवार है, इससे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं पहले, ओ एक्स एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर ए बी एक दीवार खड़ी है वर्टिकली। यहाँ पे ओ बी एक लैडर है जो कि यहाँ पे जाकर मिलती है बी पे, और 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ओ बी जो कि लैडर है उसकी लंबाई 15 मीटर है, तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल यानी ए बी निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ द वॉल जो ए बी वॉल है इसकी ऊंचाई क्या है ज्ञात करनी है। ध्यान से देखेंगे इसको, तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ए पर और बी पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री।
स्टेटमेंट पे पूरी तरह ध्यान देना है। लेट OX be the horizontal surface on which AB is a vertical wall। OX एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे AB एक वॉल है, वर्टिकल वॉल है, जिससे OB एक लैडर जाकर टच कर रहा है B पॉइंट पे, एंड OB is a ladder। Then we have to find what is the height of AB। AB is equal to what, हमें यह निकालना है। इसके लिए देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है OAB, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है OAB। इसमें हमें OB प्राप्त है, OB दिया हुआ है 15 मीटर, एंगल O 30 डिग्री, AB निकालना, इसको x y z कुछ भी मान लेते हैं, h मान लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, यानी AB बाई OB। इस स्थिति में यहाँ पे साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h/15 मीटर। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू h/15 मीटर। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15/2 यानी कि 7.5, यानी यह हमारे पास आ गया 7.5 मीटर। यानी जो यह वॉल है इसकी ऊंचाई है 7.5 मीटर, वॉल की ऊंचाई प्राप्त हो गई 7.5 मीटर। इस तरह हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग स्टेटमेंट पे पूरी तरह ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा आपको पूरी तरह से मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले फिगर बनाने पर कंसंट्रेशन करना है, फिगर बनाना है, उसके बाद हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिगर बन गया यानी 70% क्वेश्चन सॉल्व। पहले फिगर बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन से कह रहा है कि एक नदी है जिसके एक किनारे पे कोई आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पे मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है A, जिस किनारे पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके अपोजिट किनारे पे एक पेड़ है, मान लीजिए कि P। यहाँ पर P एक पॉइंट है जहाँ पर एक वृक्ष है, एक पेड़ है। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। जब दिया हुआ है कि यहाँ से जो इस पर एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री है, और जैसे ही यह आदमी 40 मीटर पीछे आता है, 40 मीटर पीछे आता है, 40 मीटर पीछे आता है, तो यह एंगल 60 डिग्री के बदले 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें इसका और इसका निकालना है। नदी की चौड़ाई को x मान लेते हैं और वृक्ष की ऊंचाई को h मान लेते हैं। देखिए फिर से, कोई पर्सन है जो कि A पॉइंट पर है, जो कि नदी के उस तरफ P पॉइंट पर जो पेड़ है, मान लीजिए कि PQ एक पेड़ है जिस पर A पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और 40 मीटर पीछे हटने के बाद, 40 मीटर पीछे हटने के बाद यानी B पॉइंट पर आने के बाद वह एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसे हम इस प्रकार देखेंगे। बार बार आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन में यदि आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिए तो आपका 70% क्वेश्चन उसी समय सॉल्व हो गया। देखते हैं इसमें हम h और x कैसे निकालेंगे। ट्रायंगल APQ में, ट्रायंगल APQ में, इन ट्रायंगल APQ tan 60 डिग्री is equal to h/x। We know that tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 h/x।
यहां से हम h इक्वल टू √3x ज्ञात कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल BPQ में, इन ट्रायंगल BPQ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h by 40 plus x, h by 40 plus x, BP, P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ से tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1 by √3 होता है, और इक्वेशन 1 में h का वैल्यू √3x आया है। इस √3x को हम यहाँ पे h के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो √3x by 40 plus x। अब हम क्या करते हैं कि इससे x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो हो गया ब्रेथ ऑफ द रिवर, और उसको इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। चलिए इसको करके बताते हैं आपको, अभी ट्राई कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाइट आपको क्या आया और ब्रेथ ऑफ द रिवर क्या आया। 5 सेकंड का समय दे रहा है, जल्द से जल्द हमारे पास है h इक्वल टू √3x, और यहाँ पे है 1 by √3 इक्वल टू √3x by 40 plus x। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि होगा ब्रेथ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 into √3x, दैट इज 3x 40 plus x, जो कि वैल्यू हो जाएगा, इधर से x इधर आएगा तो 2x, 3x minus x 2x, और यहाँ पे 40। तो हम देख रहे हैं कि x हमारा 20 आ गया है, यानी कि यह जो चौड़ाई है 20 मीटर है, नदी की चौड़ाई 20 मीटर। और यहाँ से इक्वेशन 1 से हाइट क्या है √3x, हाइट क्या है √3x, यानी √3 into 20 मीटर, यानी कि 20 √3 मीटर हमारे पास आ गया, 20 √3 मीटर हाइट हो गया, हाइट ऑफ द ट्री 20 √3 मीटर, और ब्रेथ ऑफ द रिवर हो गया 20 मीटर। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें हमेशा ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन रहे उसको पहले समझेंगे और उसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लिए उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और सॉल्व करने से पहले जो भी स्टेटमेंट है, जो भी हम मानते हैं, नदी की चौड़ाई, कोई पर्सन कहाँ खड़ा है, हाइट ऑफ द ट्री, जो भी मानते हैं उसका स्टेटमेंट तैयार करेंगे। यदि स्टेटमेंट आप सही से नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं स्टेटमेंट लिखना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इस प्रकार हम यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री और ब्रेथ ऑफ द रिवर निकाल लिए। हमें हमेशा यह देखना है कि कोई भी क्वेश्चन दिया है उसे हाइट एंड डिस्टेंस में और डेली लाइफ में रिलेट कैसे करें, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और इसका इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। कैसे, जैसे देखिए यहीं पे अगर मान लीजिए नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ का ऊंचाई मान लीजिए कि हम जड़ पे फीता का रखेंगे, टेप जिसे नापते हैं ऊपर ले जाएंगे, नाप लेंगे। लेकिन नदी का चौड़ाई, नदी तैरते हुए जाएंगे क्या, नदी तैर कर जाएंगे और इस पार से उस पार करेंगे और तब उसकी चौड़ाई निकालेंगे? नहीं। आज हम यहाँ पे देखें कि नदी की चौड़ाई किस प्रकार निकाले। हाइट एंड डिस्टेंस के प्रयोग से हम यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके प्रयोग से नदी का चौड़ाई निकाले। ठीक उसी तरह कोई भी जैसे टावर दिया हुआ होता है कि टावर की ऊंचाई निकालिए, या बिल्डिंग की ऊंचाई निकालिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई, मतलब कि कुछ भी ऊंचाई निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है, कोई एंगल निकालना है, तो हम वहाँ पे प्रोट्रैक्टर लेकर नापने तो नहीं जाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आवश्यक है हमें इसको अध्ययन करना और इसका पढ़ना, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत जगह पे इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई टावर है, एयरटेल का टावर खड़ा है, कोई भी जियो का टावर खड़ा है, उसका ऊंचाई नापना है, हमें दिया हुआ कि हमसे 10 मीटर दूरी पर है, हम इतना डिग्री एंगल पर देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई क्या है, ऐसे इस तरह का दिया रहेगा। तो हम इस प्रकार tan थीटा sin थीटा ये सब का प्रयोग करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रयोग करके हम उसका मान निकाल सकते हैं, बिना वहां गए, बिना उसको नापे। इस तरह हम सभी डेली लाइफ की घटना को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बदलकर और उसका मान निकालेंगे, जिससे हाइट एंड डिस्टेंस और इजी लगने लगेगा। अब और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन height of the tower and the height of the tower. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हमें इतना ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस का, सबसे पहले दिमाग में यह रखना है
कि यदि क्वेश्चन का फिगर हम बना लिए तो हमारा 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि एक टावर है जिसके फुट से, यानी टावर, मान लीजिए कि यह टावर है तो इसके फुट से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहे, या बिहार बोर्ड वाले जब उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश कोण से रहे, तो उन्नतांश कोण रहे तो हम समझेंगे नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है। ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, यानी एंगल यहां बन रहा है। मान लिए कि ए बी एक टावर है जिसके फुट बी से ओ कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है जिसकी दूरी 30 मीटर है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है। तो हमें ए बी हाइट निकालना है, ए बी की हाइट ज्ञात करना है। तो हमें ए बी का हाइट निकालना है। ए बी, इसको एच मान लेते हैं, एच हाइट निकालना है। यहाँ स्टेटमेंट देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अलग बात है, स्टेटमेंट के साथ एग्जाम में लिखकर नंबर लाना अलग बात है। मार्क्स लाने के लिए स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। आपको ऐसे लिखना है, लेट ए बी द टावर whose A is the top and B is the foot from where there is a point O which is 30 meter apart from the B, and then the angle of elevation at O is 30 degree and we have to find H, यानी AB is equal to H, हमें यह ज्ञात करना है। तो H माने हैं, तो let the height of the tower be H meter. Then in right angle triangle ABO, right angle triangle ABO, here angle O is given 30 degree, BO 30 meter, which is बेस। यहाँ पे BO बेस का काम करेगा, चूंकि एंगल O ले रहे हैं, BO बेस का काम करेगा और हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। तो P और B परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसका प्रयोग करना होगा, cot थीटा या tan थीटा का। तो tan 30 डिग्री देखते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा AB बाई OB, यानी कि H बाई 30। tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। H इज इक्वल 1/√3 इज इक्वल टू H/30। यहाँ से हम H का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और H का वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 30/√3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10√3 मीटर आ जाएगा, यानी यह जो H आया हमारा 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन को पढ़े, समझे और वहां पे देखें कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, और सबसे पहले प्रयास करें फिगर बनाने का। अगर फिगर बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन 70% सॉल्व। उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट जैसे हमने समझाया आपको उस प्रकार लिखना है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं और आपका कांसेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ क्वेश्चन में the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of a lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. यानी कि एक लेक है, एक झील है जिसके सरफेस से 60 मीटर ऊपर कोई एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। किस चीज का, बादल का। बादल जो कि लेक के ऊपर होगा और उसका शैडो कहाँ होगा, लेक में, वाटर में।
लेक के अंदर, तो सरफेस के अंदर वही हमें देखना है। मान लिए यह लेक है, यह एक लेक है, इसमें इसे मान लिए कि यह एक सरफेस ऑफ वाटर, लेक में सरफेस ऑफ वाटर है। तो यहां पर 60 मीटर एबव, मान लीजिए पी एक कोई पॉइंट है जो 60 मीटर ऊपर है, लेक से 60 मीटर ऊपर है, जहां से इस पॉइंट से बादल पर बादल मंडरा रहा है। इस बादल पर मान लीजिए एक पॉइंट, यहाँ पे बादल पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके परछाई जो कि नीचे अंदर लेक में बन रहा है, इस पॉइंट पे परछाई जो है वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन की आवश्यकता होती है। यहां से यहां इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर जितनी ऊंचाई है उतना ही अंदर इसको मान के चल रहा है कि शैडो जो बन रहा है इसका सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर जितना है, क्लाउड बादल, उतना ही अंदर में है। तो यह 60 मीटर है, तो फिगर देखने से लग रहा है कि यह भी 60 मीटर होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, सरफेस, यहां से सरफेस ऑफ वाटर यहाँ है, यहां से इसका हाइट निकालना है, क्लाउड का क्या है, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। अब यहाँ पे ए बी सरफेस ऑफ वाटर है, यहाँ पे पी मान लिए हैं एक पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि बी से यहाँ क्लाउड तक की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे सी एक पॉइंट है जहाँ पे क्लाउड है, बी सी हमें प्राप्त करना है कि बी सी कितना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे, इसको डी मान लेते हैं। सी बी हमें प्राप्त करना है, बी सी क्या होगा। तो यहाँ तो 60 मीटर पता है, इसको x मीटर मान लिए। तो यहाँ से यहाँ क्या दूरी होगी, बी डी, चूंकि सरफेस से ऊपर जितना क्लाउड है उतना ही हमने बताया कि नीचे भी उतना ही मानकर चल रहे हैं, चूंकि इसका शैडो बन रहा है, तो यह हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। अब हमें बी सी निकालना है, अभी हम निकालेंगे। अब देखते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले फिगर बनाइए, फिगर अज्यूम कीजिए, उससे फिर स्टेटमेंट बनाइए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा अच्छे से तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे जो जो हम माने हैं, जैसे फिगर बनाए हैं उसके अनुसार हम स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट be its reflection in the lake। देखिए यहाँ पे मान ली कि यहाँ पे सी क्लाउड है, और जहां पे हमें पी से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और डी इसका क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है, यानी इसका शैडो है अंदर में, लेक के अंदर में। अब देखते हैं आगे। अब यहां से हम पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पे ड्रॉ PQ perpendicular to angle QPC is equal to 30 degree, angle QPD, angle QPD, angle QPD is equal to 60 degree, BQ is equal to AP is equal to let CQ be x meter, then BD is equal to BC is equal to x plus 60 मीटर। देखिए अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि थीटा का काम करे 30 डिग्री, यहाँ पे परपेंडिकुलर x हो गया, और यह हमारा PQ बेस का काम करेगा। तो देखते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQC
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू QC बाई PQ इज इक्वल टू X बाई PQ। Therefore tan 30 होता है 1/√3 X बाई PQ, दैट इज क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा √3x। PQ बराबर हो गया √3x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखते हैं इस फिगर में, इस ट्रायंगल में देखते हैं। राइट ट्रायंगल PQD हो जाएगा tan 60। इसके लिए यह परपेंडिकुलर का काम करेगा और यह बेस का काम करेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा QD बाई PQ, QD बाई PQ, यानी कि tan 60 डिग्री √3 और इधर QD है 60 प्लस x प्लस 60, यानी कि 60 प्लस x प्लस 60 बाई PQ। कितना दिया हुआ है, PQ में दिया हुआ है यहाँ से √3x। और इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम PQ के जगह पर √3x वैल्यू रखेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं PQ का वैल्यू √3x रखेंगे यहाँ पे। √3x और √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, और इधर 60 तो यानी 120 प्लस x, 120 प्लस x, दैट इज x क्या होगा 3x माइनस x यानी 2x इक्वल टू 120, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 2 यानी 60, यानी कि हमें यहाँ आ गया 60 मीटर, यह हो गया 60 मीटर और यह हो गया 60 मीटर, यानी कि BD टोटल हो गया 120। हमें निकालना क्या है, यहाँ B से C तक निकालना है, यानी ये निकालना है तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपको 120 मीटर, यानी कि BC हो गया 120 मीटर, जो यहाँ से सरफेस से क्लाउड का हाइट हो गया। दैट इज द आंसर। इस प्रकार हम इसका हाइट निकाल लेंगे। आपको बार बार बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन आप बनाइए उसको अच्छे से समझिए, पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रॉम हाइट इसमें क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी केबल टावर पर उसके टॉप पर 60 डिग्री है और वहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन उस टावर के फुट पर यानी नीचे 45 डिग्री है। तो आप बताइए कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, यानी कि टावर का हाइट निर्धारित करना है। तो यहाँ पे बिल्डिंग है, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आप फिगर बना लिए, फिगर सही बन गया तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व। इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। और हाँ, आप लोग को बार बार बताया जा रहा है स्टेटमेंट लिखना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, स्टेटमेंट लिखना है। चलिए अब हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। माना कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर बी पॉइंट पे कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ है। मान लीजिए AB एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया हुआ है 7 मीटर हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से A पॉइंट से किसी केबल टावर के टॉप पर और फुट पर, यहाँ टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन और फुट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का निर्माण हो रहा है। तो चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लिए कि इसको मान लेते हैं AC हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इसके टॉप पर केबल टावर का नाम DE रख देते हैं।
केबल टावर है जिसका नाम DE रख दिए। DE एक केबल टावर है जहाँ AB बिल्डिंग के टॉप A से यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, DE निकालना है, यानी कि टावर का हाइट निकालना है। इसको x मान लेते हैं और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका मान निकालना होगा, फिर इसको निकालना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम इसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABE में यहाँ पे चूंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, यहाँ अल्टरनेट एंगल के व्यू से देखें तो यह भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABE में देखें तो tan 45 डिग्री हो जाएगा AB by BE। दैट इज tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो AB 7 by 20 हो जाएगा। तो BE क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर, यानी ये आ गया आपको 7 मीटर। यहाँ हमारा 7 मीटर आ गया। सेट वाइज यह भी 7 मीटर हो जाएगा और यह भी 7 मीटर हो जाएगा। अब हमें इसका DC का वैल्यू निकालना है। इसे हम देखते हैं ट्रायंगल DCA में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC बाई AC। तो tan 60 डिग्री होता है √3, DC निकालना है और AC अभी हम प्राप्त किए हैं 7, तो क्या हो जाएगा DC इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3 मीटर, यानी कि 7√3 मीटर। हमें यह पता चल गया कि 7√3 मीटर है और यह 7 मीटर है। दैट्स वाई पूरा टावर का क्या हो जाएगा हाइट, DE इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 7√3 मीटर, यानी कि 7 कॉमन लेके 1 + √3 या √3 + 1 मीटर लग सकते हैं। इसको हम पॉइंट में बदल सकते हैं, √3 की जगह पर 1.73 रख के, या फिर हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम इसका हाइट प्राप्त कर लेते हैं। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि सबसे पहले फिगर बनाना है, फिगर के माध्यम से सॉल्व करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है और उसके बाद जो अननोन पार्ट है उसको हमें ज्ञात करना है। और इस तरह हम किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और आप भी कमेंट में क्वेश्चन भेजिए कमेंट में, या फिर मेरा जो नंबर है उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करेंगे। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड किसी तरह का समस्या आपके पास ना रहे। अब इस नंबर पे कमेंट करें, अपना जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है उसको भेजें, हम उसको सॉल्व करके आपके पास उसका सॉल्यूशन भेजेंगे और उम्मीद करेंगे आपको हाइट एंड डिस्टेंस में एक भी समस्या ना रहे। और एग्जाम में जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को देखें लगे वाओ कितना इजी क्वेश्चन है, और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए और पूरा से पूरा मार्क्स आप हाइट एंड डिस्टेंस में ला सके। अब उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा ना हो जो आपसे नहीं बन पाएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे हमें शेयर करें, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। यदि आपको हमारा चैनल सही लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें और मित्रों को बोले इसे सब्सक्राइब करवाते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो वीडियो है उसको शेयर करें ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच पाए और जो भी बच्चे स्टैंडर्ड 10th के हैं जिनको हाइट एंड डिस्टेंस में समस्या होती है उसको कोई समस्या ना हो, और जो भी समस्या होती है वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, हम उसको प्रयास करेंगे सभी समस्या को सॉल्व करने का। आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, आप हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत ही ईजी